हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 18वीं G20 समिट नई दिल्ली में आयोजित हुई 2 दिनों के लिए, 9th एंड 10th सितंबर। तो उसमें देखिए बहुत सारे कंसेंसस साइन किए गए, बहुत सारे डिसीशंस लिए गए हैं। सबको यहाँ पे डिस्कस करना एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन जो मेजर हाइलाइट्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, काफ़ी सारे इंडिया की जो इनिशिएटिव के हिसाब से, तो देखिए आपके जो G20 सॉरी आपके जो GS2 और आपके जो GS3 पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 18th G20 समिट, कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा G20 समिट है। ये 18th G20 समिट है, 9th एंड 10th सितंबर 2023 नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो भारत जो है इस बार G20 समिट को होस्ट किया था। जो इसमें देखिए पूरे दुनिया के जो अलग अलग जो टॉप 20 कंट्रीज, सॉरी, वहाँ पे जो लीडर्स आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की। थीम जैसे कि आप लोग जानते ही हैं यहाँ पे वसुदैव कुटुंबकम। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरी दुनिया को एक ही फैमिली के हिसाब से प्लान करके आगे बढ़नी है। तो यहाँ पे G20 में जो अलग अलग लीडर्स ने दिल्ली डिक्लेरेशन जो अटेंड किया, यहाँ पे काफ़ी सारे कंसेंसस के ऊपर यहाँ पे बात हुई। अलग अलग जो डाइवर्स ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात हुई, चाहे वो रशिया यूक्रेन टेंशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फूड सिक्योरिटी हो, या फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से रिलेटेड। तो जो भी यहाँ पे मेन टॉपिक्स है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि G20 ग्रुप जो है, तो यहाँ पे देखिए 19 देश और जो 1 यूरोपियन यूनियन यहाँ पे शामिल है। तो इसको पहली बार जो स्टार्ट किया गया था 1999 में, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। तो अलग अलग देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है मौजूद थे। तो उसके बाद जो है 2008 से एज ए समिट के हिसाब से उसको स्टार्ट किया गया था, जब रिसेशन स्टार्ट हुआ था। तो मेनली देखिए कि एक सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए पूरे दुनिया में, और वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट और एडवांस इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। तो G20 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो G20 जो प्रेसिडेंसी हर देशों में एनुअली जो है रोटेट होता है। अभी जो है इंडिया के पास है। क्या आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट G20 समिट जो है उसकी प्रेसिडेंसी या कौन उसको होस्ट करेगा? तो यहाँ पे कोई परमानेंट सेक्रेटरी या फिर हेडक्वार्टर नहीं है। 19 देशों को यहाँ पे 5 अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, और प्रेसिडेंसी अलग अलग ग्रुपों के अलग अलग मेंबर्स के जो बीच में रोटेट होता है। तो यहाँ पे एक टर्म है ट्रोइका। तो ट्रोइका क्या है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंसी, इसके पहले वाले जो देश की प्रेसिडेंसी और आने वाले जो देश की प्रेसिडेंसी, तीनों को मिला के इसको ट्रोइका बोल जाता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से एसोसिएशन के साथ रिलेटेड है। तो चैलेंजेस देखिए, यहाँ पे कुछ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि लीगली बाइंडिंग नहीं है यहाँ पे। काफ़ी सारे यहाँ पे पोलराइज्ड इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, चाइना स्ट्रेटेजिक राइज हो सकती है, नेटो एक्सपेंशन। ये कुछ पॉइंट्स है जो देखिए थोड़ी सी चैलेंज करती है जब भी कुछ देखिए डिसीशंस लिए गए, और जो मेंबर कंट्रीज अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो बात करते हैं कि G20 को G21 कहा जा रहा है, बिकॉज जो भी G20 लीडर्स है उन्होंने एडमिट किया है कि अफ्रीकन यूनियन, यानी कि पूरे अफ्रीका जो है, जो कॉन्टिनेंट है, उसको एक यूनियन बना के जो G20 में एक परमानेंट मेंबरशिप लेनी चाहिए। तो G20 जो है आने वाले टाइम में G21 भी उसको बोला जा सकता है। तो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप जब आएगी, G20 को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को जो यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगी, और ग्लोबल साउथ की एक वॉइस को सुना जाएगा। यानी कि जो भी इश्यूज है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका में जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, या फिर जो भी वहाँ पे पेंडेमिक से रिलेटेड इश्यूज, वो वहाँ पे बातचीत की जाएगी, उसके लिए काफ़ी काम किया जाएगा। तो ये जो है अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा G20 के थ्रू। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो बायोफ्यूल के बारे में हम लोग जानते ही हैं यहाँ पे, यानी कि फ्यूल जो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड
जो चीज़ें होती हैं वहाँ से उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया उसको लीड करना चाहती है ताकि एक जो अलायंस अलग अलग देशों के गवर्नमेंट के साथ की जा सके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो यहाँ पे, और इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके ताकि बायोफ्यूल की एडप्शन को प्रमोट किया जा सके, यानी कि बायोफ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। तो उसके लिए देखिए पोजीशन ऑफ बायोफ्यूल्स के लिए यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके जब एनर्जी ट्रांजिशन होगी तो जॉब क्रिएशन भी होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया की अलग अलग बायोफ्यूल प्रोग्राम जैसे कि पीएम जीवन योजना, सतत इनिशिएटिव, गोबर्धन स्कीम, ऐसे भी बायोफ्यूल इनिशिएटिव मौजूद है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMEC इमैक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक MOU भी साइन किया गया अलग अलग देशों के गवर्नमेंट, इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भी यहाँ पे MOU साइन किया है। तो ये जो है एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कनेक्ट करेगी, कहाँ पे कनेक्ट करेगी, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को। तो ये एक नेटवर्क जैसा काम करेगी यहाँ पे, ताकि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है रेलवेज और सी लेन्स के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसको आप मैप में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुजरात से होके यहाँ पे सी से होके अरेबियन सी से होके यहाँ पे UAE पहुँचा जाएगा, फिर UAE से थ्रू रेलवे रूट आपको जो है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, देन इजराइल होके, देन उसके बाद जब मेडिटेरेनियन सी आएगा यहाँ से सी कनेक्टिविटी से इटली कनेक्ट होगा, इटली से ट्रेन रूट के थ्रू आपके इटली से देखिए सीधा सीधा यहाँ पे जर्मनी जा सकता है, नहीं तो इटली, तो यहाँ पे जो है उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फ्रांस, तो ये तो फ्रांस है, ये जर्मनी हो गई, तो यूरोप को कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक समझा जा सकता है कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका एक यहाँ पे रिप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिया से डायरेक्ट जो है मिडिल ईस्ट होके यूरोप को कनेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी बात हुई। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ट्रिपलिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे काफ़ी सारे इनिशिएटिव ली जा रही है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो पूरे यहाँ पे G20 कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि 2030 तक जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 3 गुना बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए अगर ये स्टेप लिया गया तो 2023 से लेके 2030 तक अगर ये स्टेप लिया गया 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को निकलने से बचाया जा सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से जो भी हार्मफुल इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग और उसके आफ्टर इफेक्ट, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये कहा गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो रखने की बात हो रही है, पेरिस एग्रीमेंट में जो बात हुई थी उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करके काम किया जाए। देखिए जब भी बड़े बड़े देश आते हैं मिलते हैं तो ऐसे जो ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कमिटमेंट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे G20 जो लीडर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात की, जैसे कि राइजिंग कमोडिटी प्राइजेस, देन फूड एंड एनर्जी प्राइजेस, और उसके हिसाब से जो भी लिविंग प्रेशर्स आ रहे हैं उसके भी बात हुई यहाँ पे। और देखिए ऐसे इश्यूज की वजह से जो हंगर एंड माल न्यूट्रिशन है, हमारी इंडिया कितनी ज़्यादा पीछे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए पॉवर्टी देखने को मिल सकता है, एक साइकिल रिपीट होती है, क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज, पेंडेमिक्स। तो इसके जो इफेक्ट जो है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जैसे कि महिलाओं और बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे काम करना होगा। तो एक एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप जो है G20 प्रेसिडेंसी के टाइम जो है बात की गई यहाँ पे 2 हिस्ट्री कॉन्सेंसस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 2 एस्पेक्ट के ऊपर बात की गई, डेक्कन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी पर यहाँ पे बात की गई है, न्यूट्रिशन के ऊपर बात की गई है, और दूसरा जो है मिलेट इनिशिएटिव जिसको महाऋषि भी बोला गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस से जो है 2023 का जो साल है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला गया है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है, मिलेट की जो प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मिलेट एक ऐसा फूड है जो काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने में काम कर सकती है। तो देखिए जब भी ऐसे बड़े बड़े समिट होती है बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात होती है,
सभी टॉपिक्स हम लोग को एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात श्योर है, आने वाले टाइम में इंडिया जो है बायलेटरली या फिर मल्टीलेटरली ऐसे टॉपिक्स के ऊपर काम करेगी, या इंडिया खुद से भी कुछ इनिशिएटिव लेगी। जब भी ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में आएंगे हम डेफिनेटली उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये पूरा टॉपिक आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी कि पूरे G20 समिट में एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द की हाईलाइट्स ऑफ 18th G20 समिट जो रिसेंटली दिल्ली में आयोजित हो गया था। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।